नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज जैन के भी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। So Pradeep ji, the Waqf Board bill likely to be passed. I think there won't be any problem neither in the Lok Sabha nor in the Rajya Sabha. अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं दिख रही। लेकिन मुझे सर बड़ा अजीब लग रहा है कि why should the Congress oppose it? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अगर ऑपोजिशन आ रही है, I thought they have very good scholars with them. उनके पास लीगल ब्रेन्स बहुत अच्छे हैं. I thought they would raise very good legal points against the amendments. लेकिन जैसा गोगोई साहब कल खुद कह रहे थे कि हमें अमेंडमेंट चाहिए, अरे भैया अगर अमेंडमेंट चाहिए तो अपोज क्यों कर रहे हो? वेरी स्ट्रेंज। And you know, in the midst of this, the BJP social media team ने वो लालू यादव जी के वीडियो रिलीज कर दिया, जो उन्होंने कहा क्या पुराना वीडियो when he was a minister, he was a real minister वगैरह वगैरह। तो उसमें वो कह रहा है कि I am for the current 2013 amendment, but he says we need stricter laws because बिहार पटना में जितने भी वक्फ लैंड है, पब्लिक लैंड है, उसमें वक्फ क्या लूट लिया ऐसा कुछ आपने एमिनिटीज बिल्डिंग्स बनाए, बड़े बड़े सुपर फ्लैट्स बना के उनको बेच के पैसा कमा दिया, इसको रोकना पड़ेगा जी। दुरुस्त बात। तो इनके पुराने कमेंट्स हैज एक्चुअली फॉल्टर्ड द एंटायर डिबेट जो करने वाले थे। इट मेक्स इट इनवैलिड। आई मीन देयर इज नो वेटेज इन व्हाटएवर दे अपोज। बट माय पॉइंट इज व्हाई शुड इट बी कंस्ट्रूड एज बीइंग अगेंस्ट मुस्लिम्स? सबसे बड़ी बात है एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? क्योंकि जो वक्फ है वो तो रहेगा ही, सिर्फ उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर ज्यादा सुपरविजन रहेगी और वो हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रहेगा। और सिविल प्रॉब्लम क्या है? पहले बार सिविल कोर्ट्स आफ्टर ट्रिब्यूनल यू कैन गो टू द सिविल कोर्ट्स टू हैव अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ हाउ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर टुक प्लेस। द सिविल कोर्ट्स का पूरा एक्सरसाइज was not there in the earlier entire account. Now this is something which I don't understand, Pradeep ji. Perhaps you would know. You're a lawyer. जब कोई किसी को वक्फ करता है प्रॉपर्टी, मैंने फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी वक्फ कर दी कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे जाने के बाद या मेरे जीते जी भी ये प्रॉपर्टी वक्फ हो गई, तो उसमें क्या रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी नहीं होती है? ट्रांसफर ऑफ डीड नहीं होती है? सर डोनेशन है, दान दे रहे हो आप। सर डोनेशन में भी पेपर वर्क तो होगा, कहीं रजिस्ट्रेशन तो होगी। ये वैसे ही मुंह जबानी हो गया, वक्फ कर दी बस खत्म। There is a lot of formalities that they've introduced right now to see that these rights are protected, and the most important of them that civil courts में इसके dispute raise कर सकते हो आप, जो पहले रिट पिटिशंस के माध्यम से हाई कोर्ट में चल रहा था, ये अपील था सुप्रीम कोर्ट। कहने का मतलब ये हुआ the tribunal is not final. The tribunal is not final. कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, अगर मान लीजिए शहर है तो सिटी सिविल कोर्ट विल हैव ज्यूरिसडिक्शन। यस। कहने का मतलब ये हुआ बिल्कुल। वो एक प्रोसेस जो हर केस में होता है, वो प्रोसेस इसमें ला दिया गया है। दैट मींस द कोर्ट्स नाउ हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर दीज प्रॉपर्टीज। एंड सिटी सिविल कोर्ट्स इज मोस्टली प्रॉपर्टी मैटर्स। Yes. Property, and these are all properties. So that big process अगर आज इंक्लूड होते हैं आफ्टर राज्यसभा क्लियर्स इट, then it will be a great thing. It will be wonderful. Let's go across to our esteemed panel of guests. We have three very very important guests indeed. आसिफ फारूकी साहब, अरे रमजान के बाद आपको देख करके बड़ा मजा आ रहा है सर, क्या बात है सर, वंडरफुल वंडरफुल। क्या लग रहे हैं? लग रहा है आसिफ फारूकी साहब जो हैं सीधा स्पा से आ रहे हैं यहाँ पे, मसाज करा के फर्स्ट क्लास, बिल्कुल टेनिस मैच खेल के आए जी। और चिंतामणि खारकने साहब बैक from his sojourn in the USA. चिंतामणि खारकने साहब नमस्कार। How are you sir? नमस्कार। चिंतामणि खारकने साहब of the Shiv Sena UBT. I hope he's still in the UBT. I'm not sure. And of course our very dear old friend Sameer Bhakre साहब of the BJP. Sameer Bhakre साहब नमस्कार। Sameer Bhakre साहब is evergreen, you know, fantastic in whatever he does. And what a well-groomed beard. Wonderful. Fantastic. जबरदस्त। तो चिंतामणि खारकने साहब बड़े दिनों के बाद, इनफैक्ट महीनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो इसलिए सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूं। दिख रहा है कि नहीं उनको पूछता हूं सर, अभी आपको दिख रहा है क्या? अभी आपको दिख रहा है कि अभी भी आपको अपनी शक्ल दिख रही है? दिख रहा है, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज फर्स्ट क्लास आ रही है सर, बहुत बढ़िया आ रही है, हम लोगों को सुनाई दे रहा है। तो चिंतामणि खारकने साहब, आप ये बताएं कि जहां तक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का प्रश्न है, जो संशोधन की बात अभी डिबेट चल रही है राज्यसभा में, आज जो है मुझे लगता है कि वोटिंग हो जाएगी, मतलब डिवीजन हो जाएगा आज हाउस में, और इन ऑल लाइकलीहुड एनडीए इज विनिंग बिकॉज उनके पास नंबर्स भी हैं। और ये भी मैंने सुना है कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे सेना शायद एब्सटेन भी करेगी, ये भी कहा गया है।
अब इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप जरा कुछ इसमें अपनी तरफ से खुलासा करें प्लीज। देखो, ये जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जी, उसके पीछे इतना प्रोपेगेंडा किया गया, इसके पीछे हिंदू मुस्लिम में इतना कुछ एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया। उसके वजह से ये बिल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये बिल ठीक है, कानून के हिसाब से है, तो हर एक आदमी को, हर एक पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेके ये बिल पेश होना चाहिए। लेकिन ये बिल आने के पहले कम से कम एक साल भर मुसलमान के प्रति जितना जहर उगला गया वो देखने के बाद में ये बिल में कुछ उनके लिए खास रहेगा, ये दिल देश हित में रहेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। क्योंकि ये बिल लाने के पीछे मकसद क्या है, इनका हेतु क्या है, ये बिल क्यों लाया गया, अभी क्यों लाया गया, उसके पीछे कौन है, इंडस्ट्रियलिस्ट ये बिल के पीछे है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि उसके प्रॉपर्टी के ऊपर वक्त का दावा है, मतलब वो प्रॉपर्टी वक्त की प्रॉपर्टी है और उसके वजह से 3 साल तक वो प्रॉपर्टी में रहने के लिए नहीं गया, मकान बना के खड़ा किया, लेकिन उधर रहने के लिए नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके ऊपर कुछ लिटिगेशन चालू था सुप्रीम कोर्ट में। अभी उसके वजह से ये वक्त का बिल लाके उसमें कुछ वाया मीडिया निकाल के ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके फेवर में कुछ लाने का ऐसा देश को डाउट है। ये सिर्फ मेरा डाउट नहीं है, बहुत लोगों के मन में ये डाउट है कि ये बिल अभी लाने का जरूरत क्या है। ये हिंदू मुस्लिम का खेल ये देश को भारी पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है। खारकानी साहब आप पे आरोप है, इनफैक्ट डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने जिस प्रकार से पार्लियामेंट में आलोचना किया आपका कि बाला साहब ठाकरे जी अगर आज होते तो क्या बाला साहब ठाकरे सेना इस प्रकार से इस बिल को सपोर्ट करता, उद्धव ठाकरे जी उस तरफ रहते क्या, आप उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व के साथ क्यों नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और शायद बाला साहब ठाकरे जी कभी एग्री नहीं करते इस पर जो आज आपने स्टैंड लिया है। चिंतामणि साहब, बाला साहब ठाकरे उनका विजन बहुत अलग था। बाला साहब ठाकरे जी का विजन समझने के लिए उनको बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे। क्योंकि कैसा है, ये मुस्लिम के फेवर में है कि मुस्लिम के अगेंस्ट में है। एक जगह पे वो कहते हैं कि मोदी की सौगात करके मुस्लिम लोगों को, गरीब मुस्लिम के लिए वो कुछ अनाज बांटते हैं, और दूसरी जगह पे मुस्लिम कम्युनिटी को पूरे कटघरे में खड़ा करके उनको ये देश का शत्रु करके, एनिमी करके उनके साथ में बर्ताव करते हैं। अभी जो डोंडो हादसा हुआ उसके बाद में रोड के ऊपर सब लोग आरएसएस वाले मिलकर खड़े हो गए और उन्होंने ऐलान किया कि ये देश में मुस्लिम के ऊपर बायकॉट डालो, उनके दुकान से कोई भी चीज खरीदना नहीं। ये सच है कि झूठ है? टीवी के ऊपर दिखाया गया, पूरा दिन टीवी के ऊपर हम लोग देख रहे थे कि हर गांव में, उत्तर प्रदेश तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक कम्युनिटी के ऊपर बहिष्कार डालो, उनके पास से माल मत खरीदो, उनको एक बाजू में किनारे लगाओ, ऐसा कभी हुआ नहीं। ये सब क्यों हो रहा है? ये होने के पीछे वजह क्या है? और ये होता है उसके साथ में ये बिल लाया जाता है, देश में पूरा माहौल है, मुस्लिम विरोधी माहौल पैदा किया है जो पहले नहीं था। अभी माहौल आने के बाद में ये बिल अगर पार्लियामेंट में आएगा तो उसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे? और वो बिल में
मुस्लिम लोगों की बहुत तरफदारी की है। वो बिल लाने के बाद में ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब लोग है, उनके लिए ये बिल का फायदा होएगा। अगर मुस्लिम के प्रति आपको इतना प्रेम और इतनी वफादारी है, तो फिर उनके आदेश में ये प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जाता? जी खरगने साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं। लेट मी गो अक्रॉस टू फारूकी साहब। फारूकी साहब, क्या आपको लगता है कि वास्तविकता में मुसलमान आज असुरक्षित है भारत में? हाँ सर, अगर इस गवर्नमेंट की इंटेंशंस देखे जाए तो ऑफ कोर्स लगता है, क्योंकि बार बार ये डिवीजन की पॉलिटिक्स करते हैं। अभी आपने जैसे सवाल किया था यूपीटी के प्रवक्ता से कि भाई इस तरफ रहते कि उस तरफ रहते, हिंदुत्व की तरफ रहते। आप देखिए, कल रात में मैं 1 बजे देख रहा था पार्लियामेंट हाउस की प्रोसीडिंग जी, और जब बिल वहां पे पास हुआ तो जय जय श्री राम के नारे लगे। मैं नहीं समझता हूँ कि इस किस्म की माहौल में इस किस्म की इजाजत देना चाहिए थी पार्लियामेंट के अंदर। मैं हिंदू भाइयों के साथ में हूँ, मैं उनकी आस्था और उनकी सोच पे भी मैं बिल्कुल उनके साथ में हूँ कि उनको खुशी मनाना चाहिए। लेकिन ये सब प्रोसीडिंग्स के बाद आप मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? आप ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुत्व की जीत हुई है, आप ये बताना चाहते हैं किसी एक खास तबके की जीत हुई है। मुझको लगता है ये जहन से हमको डर लगा है, और इस जहन की वजह से ही मैं ये बोलने पे मजबूर हूँ कि कहीं ना कहीं इनके दिल में खोट है और इससे हमको परेशानी है, और यही चीज जो है गलत रास्ते पे। लेकिन फारूकी साहब, ये बात जो आपने कही है, बाय द वे दिस इज समथिंग व्हिच द स्पीकर साहब शुड हैव नोटिस्ड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, पार्लियामेंट में, लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी किस्म के नारे लगाना अलाउड नहीं है। दिस इज वायलेटिव ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, नाउ व्हिच इज रादर सैड। आई डोंट नो व्हाई इट हैज हैपेंड। और इसमें जय श्री राम कहने का क्या मतलब हुआ, मेरी तो समझ में नहीं आया। लेकिन एक मिनट प्रदीप जी, मैं फारूकी साहब से जरा थोड़ी और बात करूं। लेकिन जहां तक अगर बिल की ही बात करें, तो आपको लगता नहीं कि जो वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 2013 में, उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, बहुत कमियां थी, डेफिशिएंसीज थी, उनको ठीक करने के लिए अभी अमेंडमेंट लाना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट गोगोई साहब, वेरी यंग डायनामिक डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस, आप ही के, कांग्रेस के, उन्होंने खुद बोला कि संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन वगैरह वगैरह वगैरह, बट ही सेड के अमेंडमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब आप बोले सर, फारूकी साहब। सर बिल्कुल सही बात है। मैं ये मानता हूँ कि जो भी कानून एक इंसान बनाता है, वक्त के साथ उसमें चेंजेस लाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक इंसान के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो भगवान हो जाए, अल्लाह हो जाए, या वो गलती नहीं कर सकता है। चाहे हमारे बुजुर्गों ने कितने भी संजीदा रहे हो, कितने भी अक्लमंद रहे हो, या कोई भी कौम से रहा हो, या किसी भी फिरके से रहा हो, रिलीजन से रहा हो, मैं ये मानता हूँ कि इंसान से गलती हो सकती है, और वक्त के साथ हालात जब बदलते हैं तो उसमें चेंजेस लाने की जरूरत पड़ती है, और उसको करना भी चाहिए। लेकिन आपका इंटेंशन क्या है? आप उस चेंजेस से किसी एक खास तबके को, किसी एक खास रिलीजन के लोगों को अगर आप दबाना चाहते हैं या उनके साथ जाति करना चाहते हैं, वो अगर इंटेंशन है, जो कि इंटेंशन इज वेरी क्लियर। इंटेंशन बीजेपी ने कहा कि इंटेंशन हमारा क्लियर है। गरीब मुसलमान, पशमंदा मुसलमान, विधवा जो तलाक के शिकार है, यतीम बच्चे, विडोज जो है, तो इनके लिए इनको न्याय नहीं मिल रहा था विद इन द सिस्टम। बीजेपी इन जो सेगमेंट्स है उनको न्याय दिलाना चाहता है, इसलिए ये अमेंडमेंट्स एब्सोल्युटली एसेंशियल है। आपके कर्म से होगा, आपके कर्म से इंटेंशन होगा, आप कैसा एक्ट करते हैं, आपकी जुबान से नहीं। अगर आप इस वक्त के अमेंडमेंट को देखें तो पहले एक संक्षेप में बताता हूँ, डिटेल तो बहुत बड़ी है। सिर्फ एक चेयरमैन जो है नॉन मुस्लिम हो सकता था,
आज 7 मेंबर नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, तो आपका इंटेंशन कहाँ क्लियर है? आप उसमें चेयरमैन बना के आप उसके ऊपर देख रेख कीजिए, और जो आप बता रहे हैं कि गरीब जनता की वो मदद करना चाहते हैं, तो वो बहुत आसानी से कर सकते थे। आप ये हिंदू मुसलमान इस टाइप की, क्योंकि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये 101% मुसलमान की दी हुई जमीनें हैं। जैसे आप दान पुण्य करते हैं, इस तरीके की दान पुण्य की हुई ये चीज है। उस दान पुण्य में किसी आप गैर मुस्लिम को एंट्री देने का मकसद ही यहीं पे आपका इंटेंशन गलत समझ में आता है। आसिफ फारूकी साहब, एक स्लोगन उन्होंने कहा कि एक स्लोगन चलता था पहले आज के पहले, जो जमीन सरकार का है वो जमीन वक्फ का है। ये यानी जो भी सरकार का जमीन है उसको वक्फ में आप कन्वर्ट करो, ये बीजेपी का कहना है, ये स्लोगन चल रहा था। और जितने पब्लिक लैंड थे, पब्लिक एसेट थे, उसको बहुत सारी चीज को वक्फ के माध्यम से कैप्चर करके वक्फ बोर्ड ने, यानी ये आरोप कितना सही है कि जो जमीन सरकार का है वो जमीन वक्फ का है? नहीं सर, मुझको लगता है कि हम लोग ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। वक्फ के सारी जमीनें जो है रजिस्टर्ड है, एक बार नहीं कईयों बार सर्वे हो चुके हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करवाया है। फर्स्ट टाइम 1952 में करवाया, उसके बाद कई बार उसके सर्वे हुए, उसके कागजात गवर्नमेंट के पास है, और उन कागजात को पक्का करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को उसको सही तरीके से रजिस्टर करने की जरूरत है, ना कि उसमें जनता के अंदर आके कोई स्लोगन दे देना कि हर जमीन जो है वक्फ की जमीन है, और ये पार्लियामेंट भी, अगर मैं बोलूं पार्लियामेंट भी वक्फ की, ऐसे कैसे? पर वो तो अप्लाई किया है उन्होंने, दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने अप्लाई किया है, बोला है सर। दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने कहा है कि पार्लियामेंट हाउस जहां पर है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जहां है, राष्ट्रपति भवन जहां पर है, वो असल में वक्फ की जमीन है, ऐसा उन्होंने कहा है। बट एनीवे, वील गो इनटू दैट। लेट मी गो क्रॉस टू समीर भागरे साहब। समीर भागरे साहब, आप जरा एक्सप्लेन करें, इज द बिल एंटी मुस्लिम? अभी तो पास हो जाने वाला है, लोकसभा ने तो पास कर दिया है। आई थिंक इट विल बिकम एन एक्ट बाय दिस इवनिंग। तो मतलब प्रेसिडेंट साहिबा जब साइन कर देंगी उसके बाद एक्ट बन जाएगा। तो समीर भागरे साहब, क्या आपका इरादा, भारतीय जनता पार्टी का इरादा क्या मुसलमानों को दबाने का है? क्या ये एक्ट जो है वो मुसलमान विरोधी है? अब आप बोलें सर, समीर भागरे साहब। सर, पहले तो मैं बोलना चाहूँगा शुरुआत में ही कि जो उबाठा और कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, इनका सुनने के बाद मुझे एक शेर याद आ गया कि हमारी नेक ख्यालात की लेते हैं ये रोज़ तलाशी, हमारे नेक ख्यालात की लेते हैं ये रोज़ तलाशी, और अपने गिरेबान में इनको झांका नहीं जाता। तो मुझे तो इन दोनों को सुन के ऐसा लगता है कि उबाठा तो मुझे लगता है कि इतनी कंफ्यूज हो चुकी है कि वो हिंदुत्व है कि कौन सी पार्टी है, वो समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, देखिए सर, वी आर डिबेटिंग अ वेरी सीरियस अमेंडमेंट इन पार्लियामेंट। तो वक्फ जो एक्ट है वो, जैसा गृह मंत्री माननीय अमित जी ने, शाह जी ने कहा कि ये रेगुलेशन हो रहा है। अब मुझे बताइए, कांग्रेस के जो मेरे मित्र बोल रहे थे कि उनका रेगुलेशन होना चाहिए, तो रेगुलेशन ही तो हो रहा है। और दूसरा देखिए, जैसे इंडियन ट्रस्ट एक्ट होता है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो अपने मेंबर्स चुन सकते हैं। तो यहाँ कोई मस्जिद कमेटी या कोई धार्मिक कमेटी में कोई नॉन मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। ये रेगुलेटरी बॉडी हु ओवरसीज द ऑपरेशन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो देखती है, उनके इंक्लूड किया जा रहा है। और अब देखिए, जैसा मतलब दान जो अपन करते हैं, तो अपन कौन सा दान कर सकते हैं सर, जो अपना ओनरशिप का है। सो इसमें तो आप वक्फ बाय यूजर भी ला दिया था कि आप कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे तो आप उसको वक्फ को दान दे दिए। अरे भाई, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आप सरकार की प्रॉपर्टी भी दान दे देंगे, आप तीसरे पार्टी की प्रॉपर्टी दान देंगे। ऐसे कई इंस्टेंसेस है। तमिलनाडु का एक गांव का आपको किस्सा पता है, बेट द्वारका का पता है, कर्नाटक का पता है, केरला का पता है, महाराष्ट्र का पता है, सूरत का पता है, बेंगलोर ईदगाह मैदान का पता है। तो देखिए कैसा है ये जो कांग्रेस ने जो 1995 में एक्ट लाया, अब 1913 से 2013 तक इनकी 18 लाख एकड़ जगह थी, और 2013 से 2025 में 21 लाख एकड़ जगह हो जाती है। और इतना अगर मुस्लिम समाज का, इनको धर्म का, मुस्लिम लोगों का ख्याल था, तो इनका इनकम 123 करोड़ क्यों है सर साल का, इतने 2500 लाख करोड़ एकर्स में? आज कौन सी धर्मशाला में मुस्लिम बेवा औरतों को या यतीम बच्चों का इन्होंने ख्याल रखा है? कौन से हॉस्पिटल वक्त में बनाए?
ये जो है ये ऑर्गेनाइज लूट थी, वक्फ का कानून की आड़ में लैंड माफिया जो मुसलमान समाज में थे वो उसका बेनिफिट ले रहे थे और मुसलमान समाज को ये गुमराह करके बता रहे कि ये आपके खिलाफ है। देखिए, अगर वक्फ के जो प्रॉपर्टीज इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करे तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इतना रेवेन्यू जनरेट होगा कि मुसलमान व्यक्ति को जो स्किलिंग करना है, जो हॉस्पिटल्स खोलने हैं, जो महिलाओं को ख्याल रखना है, वो सब हो सकता है। आज मुझे बताइए, इनके पास एक तो भी मुझे ऐसा बताइए कि प्रोविजन है क्या जिसके खिलाफ ये बोल सकते हैं। अब क्या अमित भाई और सरकार क्या कर रही है? ये तो रेगुलेशन कर रही है भाई। आप मतलब सेक्शन 40 जो लाए थे 2013 में, उनके हिसाब से तो कोई भी जाके वक्फ अपना डिक्लेयर कर दे, सर्वे कमिश्नर जाएगा, वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्राइब्यूनल उसका डिसीजन लेगा। आप ना कोर्ट में जा सकते ना कहीं जा सकते, यानी ना खाता ना बही, वक्फ है वही सही, ऐसा होगा क्या? इस तरीके से थोड़ी देश चलेगा। आपने लूट मचा रखी थी। 2013 का कानून 3 महीने लोकसभा इलेक्शन को थे और तब पास करते हैं ये पास करते हैं, वहां दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो मुसलमान के खिलाफ ये बिल्कुल नहीं है, ये कुछ चंद मुसलमानों के खिलाफ है जो लैंड माफिया के रूप में सामने आते हैं और पूरी कौम का नुकसान करते हैं। आज मुझे बताइए कि अगर वक्फ एक्ट के पास इतनी प्रॉपर्टी है और इतना ही है तो आज बेचारा गरीब मुसलमान गरीब क्यों है? क्यों कांग्रेस के राज में 60 साल से उसका शोषण हो रहा है? क्यों आज उसको मतलब इतनी गरीबी रेखा के नीचे रहना? समीर भागरे साहब, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज दिस बिल इज गोइंग टू बिकम एन एक्ट, देयर इज नो डिबेट ऑन इट, लेट्स बी वेरी क्लियर, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर पीपल माइट थिंक अबाउट इट। और मैं चाहूंगा कि आसिफ फारूकी साहब भी इस पर रिएक्ट करें और एंड ऑफ कोर्स आवर फ्रेंड मिस्टर खारकन वो भी रिएक्ट करें इस पे। सर, अभी तक क्या हुआ है, एंड वी नो दिस पर्सनली, ये तो मेरी पर्सनल नॉलेज में है ना सर, जो मैं अपनी पर्सनल नॉलेज से बोल रहा हूं। आई डोंट वांट टू नेम द पीपल, आई डोंट वांट टू नेम द मिनिस्टर्स। सर, वक्फ के जैसे ही मिनिस्टर बने दे बिकम मल्टी मिलियनियर्स। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, यहां की बात कर रहा हूं। सर, आपको लगता नहीं है कि 2013 के बाद, फारूकी साहब आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। क्या ताल्लुक? सर, मैं आता हूं ना आपके पास, एक सेकंड के बाद। पहले भागरे साहब को जरा बोलने तो दीजिए। 2013 के अमेंडमेंट के बाद आज हम लोग कहां हैं? 2025 में। आपको लगता नहीं है कि वक्फ के बोर्ड के जितने भी ट्रस्टीज हैं उनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अभी तक आपने वक्फ की प्रॉपर्टीज का क्या क्या किया, किस होटल को दिया, किस मल्टीनेशनल को दिया, किस बड़े बिल्डर को दिया वहां पे बिल्डिंग बनाने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको लगता नहीं है देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑडिट? सर बताइए भागरे साहब। बिल में तो यही बोला जा रहा है ना कि द वक्फ प्रॉपर्टी हैज टू बी रजिस्टर्ड, उसमें डिटेल्स दिए हुए हैं कि आपको एप्लीकेशन में क्या क्या डिटेल्स देना है। देन उसमें से सबका सामने आएगा कि किस, अभी मुझे बताइए सर, अगर ये करप्शन और लैंड माफिया का एक खेल नहीं होता था तो आज 2006 में जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट आया था उसमें उन्होंने बोला था कि 12,000 करोड़ इनकम होनी चाहिए और 120 करोड़ आ रहे, तो आज के डेट में तो 25-30 हजार करोड़ का इनकम होना चाहिए। तो ये सर करप्शन का अड्डा था और ये जो भी इंक्वायरी होगी, जिसने भी जो भी अगर कोई भी पार्टी का रहे उसके ऊपर इंक्वायरी होगी, उसका ऑडिट होगा। और ये ट्रांसपेरेंसी के लिए तो एक कायदा लाया गया जिसको ट्रांसपेरेंसी नहीं है। The Congress, Mr. Gogoi, who led the campaign in the Lok Sabha, said this is an attack on the federal structure of this country. ये फेडरल स्ट्रक्चर पे अटैक कर, आप एक टोटलिटेरियन तरीके से मेजॉरिटी के माध्यम से अब मुस्लिम कम्युनिटी को दबाना चाहते हो और एक कानून बना के पूरे उनके लैंड हड़पना चाहते हो। आगे जाके उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने कहा कि आप यही इसी तरह आज मुसलमान को दबाएंगे, उसके बाद जैन को दबाएंगे, उसके बाद क्रिश्चियंस को दबाएंगे, उसके बाद अलग अलग कौम। तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग एंड दैट्स व्हाई बोथ ऑफ देम आर अपोजिंग दिस, स्ट्रिक्टली अपोज कर दिया है। फेडरल स्ट्रक्चर पे अटैक है एंड यू आर गोइंग टू ओवर एक्सेस करने वाला अलग कम्युनिटीज के ऊपर। सर, दिस इज अ वेरी लाफेबल आर्गुमेंट पुट अप बाय देम। मुझे बताइए कि ये जो प्रो एक्ट है ये अमेंड हो रहा है, ये तो 1995 में एक्ट आया था, तब संविधान के खिलाफ नहीं था, तब फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं था। 2013 में इन्होंने पूरा एक नया एक्ट लेके आया, तब ये नहीं था। सर, ये लॉ हैज टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट। वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर? इट इज बीन रिवाइज्ड। और आप एक मुझे प्रोविजन बताइए कि फेडरल स्ट्रक्चर है। अब जो गलत, आप मुझे बताइए, सरकारी लैंड अगर कोई भी लेता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, तो क्या उसको वैसे ही जाने देनी चाहिए क्या? सरकार की लैंड आपकी, मेरी और टैक्स पेयर्स की है सर। ये सरकार की जमीन लोगों के भले के लिए यूज होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड रहो या कोई भी बोर्ड रहो, आज इसलिए केरला में कितने क्रिश्चियन मतलब चर्चेस ने इन्होंने सपोर्ट किया है, कई मुस्लिम स्कॉलर्स ने सर ये बिल को सपोर्ट किया है। आप देखिए
जो चंद लोग हैं जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो धर्म के नाम पर बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम समाज को भड़काते रहते हैं, वो आज एक्सपोज हो रहे हैं। इसके कारण उनका आज एक्सपोज हो रहा है, इसलिए वो आवाज कर रहे हैं। और मुझे बताइए, इनके में से गोगोई साहब ने स्पीकर बोलते हुए एक मुद्दा भी नहीं बोला सर। ही वॉज जस्ट डूइंग रेटोरिक, देयर वाज नो सब्सटेंस इन हिज आर्गुमेंट, देयर वाज नो स्पेसिफिक क्लॉज। और आप सेक्शन 40 को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप सेक्शन 40 को जस्टिफाई कर रहे हैं। जो लैंड के ने वक्फ बोर्ड बोल दे कि कल नाम्बियार साहब का प्लॉट मेरा है, तो नाम्बियार साहब को प्रूव करना है और ट्राइब्यूनल में जाना है, और ट्राइब्यूनल में बोल दिया नहीं नाम्बियार साहब आपका प्लॉट ही नहीं है, हो गया, आपको अपील भी नहीं कर सकते सर। नहीं सर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीट एंड द सिविल प्रोसीजर। आपको ये समझना है कि नॉर्मल कोर्स में कोई भी इनकम टैक्स एक्ट हो, कोई भी जमीन का कायदा हो सर, उसमें अपील, सिविल अपील रहती है। यहाँ डायरेक्ट आप रीड करना है, तो आदमी को आप है ना, द क्वेश्चन ऑफ प्रूविंग हिज लैंड टू बी इज ऑन हिम, नॉट ऑन द वक्फ बोर्ड हु इज क्लेमिंग दैट। सो व्हाट काइंड ऑफ रिडिकुलस लेजिस्लेशन वाज दिस? और इसको चलाया जा रहा था और इसको डिफेंड कर रहे बड़े बड़े लोग। मुझे तो आश्चर्य लगता है और अपोजिशन की मैं मजबूरी समझता हूँ। जैसा उबाटा के मेरे मित्र कह रहे थे कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट की लैंड गई, अरे भाई साहब, आपके ही तो जो पार्टी के लीडर है वही शादी में जाके उनके बच्चे नाच रहे, वही घर में नाच रहे। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, आपकी ना आइडियोलॉजी मेल खाती है ना आपके आर्गुमेंट्स मेल खाते हैं। तो मुझे ऐसा कहना है सर, वक्फ एक्ट जो है, इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री, वेदर इट इज अ मुस्लिम और अ हिंदू or a Jain or a Christian, because unauthorized land grabbing will be stopped. Yes. Government land will be protected. सर मुझे बताइए, ASI के मॉन्यूमेंट्स को ये क्लेम कर रहे हैं वक्फ का है, ताजमहल को इन्होंने क्लेम किया विच इज अंडर ASI। तो ये किस बात का मतलब आर्गुमेंट है कि हम पूरी चीज वक्फ की है? अरे ऐसा तो फिर हिंदुस्तान तो पूरे मतलब 5000 साल से तो हिंदुओं का था, तो इसमें ना कोई दूसरे धर्म की प्रॉपर्टी रह सकती है। तो इस तरीके के जो आर्गुमेंट्स है, दीज आर नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ। पार्लियामेंट इज अ प्लेस वेयर द लॉ विल बी पास, और संसद में जो कानून पास हुआ है वो कैसे फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो सकता है सर? पीपल आर इलेक्टेड एंड दे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर पासिंग अ लॉ, राइट। तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कारखाने साहब के पास जाऊं सर। कारखाने साहब, खबर जो अभी आई है, जो नंबर्स हम लोगों ने देखे हैं, तो उद्धव ठाकरे सेना, शिवसेना उद्धव ठाकरे ने इस बिल का विरोध किया था। यू हैव वोटेड अगेंस्ट द बिल। तो सर कारखाने साहब, आप ये बताइए, केरला में जो बिशप्स कॉन्फ्रेंस है, केरला की जो चर्चेस हैं, तकरीबन सारी चर्चेस, एवरीवन, ऑल चर्चेस, इंक्लूडिंग द रोमन कैथोलिक चर्चेस, इंक्लूडिंग द सीरियाक क्रिश्चियन चर्च, इंक्लूडिंग द प्रोटेस्टेंट चर्च, इंक्लूडिंग द लूथरन्स, एवरीबॉडी, इंक्लूडिंग जेकबाइट्स, मार्थोमाइट्स, एवरीबॉडी हैज सपोर्टेड दिस वक्फ बिल। वो कहते हैं कि ये वक्फ का आतंक है केरला में। चर्च की लैंड क्लेम कर लेते हैं, पता नहीं कोई और लैंड क्लेम कर लेते हैं। तो सर, जो आपने बोला कि अगर हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रहा है, तो ईसाई इस बिल को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं सर? अब बाय द वे, इवन द कर्नाटका क्रिश्चियंस एंड द तेलंगाना क्रिश्चियंस, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने भी सपोर्ट किया है सर। अब आप बोलें सर, खारकने साहब। ये लैंड माफिया का जब ये बात करते हैं ये लोग जी, तभी अयोध्या को भूल जाते हैं। अयोध्या में जितने लैंड माफिया हो गए, वहां पे जितने भी अखाड़े हैं, उनके पास जो जमीन गई है, वो जमीन हिंदू महंत के पास गई है। फिर बाद में अयोध्या मंदिर के लिए जो जमीन एक्वायर किया, उसमें हजारों दुकानें, हजारों घरें वो निकाली गई, उनको बेदखल किया गया और वहां पे बड़े बड़े रोड बनाए गए। अभी तक उनको कॉम्पनसेशन नहीं दिया और कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया है कि उनको तुरंत कॉम्पनसेशन दे दो करके गवर्नमेंट को बोल दिया है कि अभी तक उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिला। उसके वजह से अयोध्या में ये लोग हार गए इलेक्शन। लोगों के ऊपर अत्याचार करने का ये कोई मजहब का या कोई धर्म का काम नहीं है, ये माफिया का, गुंडागर्दी का काम है। जो लोग लोगों को लूटे हैं, उनको कोई धर्म नहीं रहता। अगर ये धर्म की बात होती और एक फलाना धर्म अच्छा है, दूसरा गलत है, ऐसा अगर ये कहते हैं, तो तुळजापुर की भवानी, वो जो मंदिर है, वो तुळजापुर भवानी के मंदिर के जो गहने हैं,
जो महालक्ष्मी देवी को पहनाए जाते हैं उसकी चोरी नहीं होती थी। जो ट्रस्टी होते थे वो ट्रस्टी ने वो चोरी की थी। ऐसा जब ये होता है, मंदिर में जब ये सब फ्रॉड एंड डिसीट होता है, हमारे भारत सरकार ने एक कानून बनाया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसमें आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जाके उनके ऊपर केस दर्ज कर सकते हैं। ये सब लाके हम कुछ हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, ये सब दिखावा है। और जहां पे मुसलमान लोगों का सवाल है, लोगों को गुमराह करने का, एक जगह पे बोलने का, हम लोग मुसलमान और गरीब मुसलमान के लिए सब कर रहे हैं, उनके वोट के लिए मोदी की सौगात लाने का है। और दूसरी जगह पे जय श्री राम का नारा लगा के मुसलमानों को कुचल डालो करके एक उन्माद दिखाने का, ये बात गलत है। कारखाने साहब, जहां अपीसमेंट वाली बात है, आज जिस प्रकार से बातें चल रही, अगर बाला साहब का बहुत इंपॉर्ट, बाला साहब ठाकरे जी आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर हो, अजीज, उनके दिल से अजीज लगाव थे, तो वो एकदम क्लियर कट थे कि वी आर विद दिस। एंड सेम थिंग वक्फ बिल रिफॉर्म्स, उनका भी इंटेंशन क्लियर कट होगा कि इस चीज को रिफॉर्मेटिव प्रोसेस है। मगर आप पे आरोप है कि आप भी विदाउट रीजनिंग एक अपीसमेंट की तरफ चले गए। आप सिर्फ अपीसमेंट, मुस्लिम समाज के अपीसमेंट, उनके वोट्स के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, आप कॉम्प्रोमाइज करें अपने आइडियल से। तो क्या इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज दी शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना कहां पर है? उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब का नाम लेने के लिए उनको कुछ शर्म आना चाहिए। उद्धव बाला साहब ठाकरे पाकिस्तान नहीं गए थे केक खाने के लिए। उद्धव बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व ऐसा था कि पाकिस्तान का जो कैप्टन है क्रिकेट का, वो कैप्टन को उन्होंने अपने घर में बुलाया और खाना खिलाया। उनका हिंदुत्व ऐसा है। उद्धव बाला साहब ठाकरे और बाला साहब ठाकरे, ये दोनों का हिंदुत्व ऐसा है। वो प्रबोधनकार ठाकरे जी का हिंदुत्व है। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, उन्होंने प्रतिभा पाटिल को भी सपोर्ट किया था क्योंकि वो लेडी थी, एक महिला थी, अच्छे घर से थी, और इसके लिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनको सपोर्ट किया था। वो क्यों किया था? तभी कांग्रेस अलग नहीं थी। इनका हिंदुत्व एक अपॉर्चुनिस्ट हिंदुत्व है। ये हिंदुत्व में अपॉर्चुनिस्ट मतलब आपका खुद का फायदा, खुद का फायदा बोले तो उनके पार्टी का फायदा नहीं, देश का फायदा नहीं, कई लोगों का, मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए ये सब होता है। और इसके लिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए और अपने कुछ खास लोगों के लिए, उनके फायदे के लिए, अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर घूमता है और वहां से कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है, तो देश सेवा कर रहा है, ऐसा आपका कहना है क्या? अगर वो देश सेवा कर रहा है तो हमारे देश के आजू बाजू के जितने भी कंट्रीज हैं, श्रीलंका से लेके पाकिस्तान तक, पूरा देश को जो अलग अलग कंट्री से घेरा गया है, उनके साथ में हमारा रिश्ता कैसा है? वो हमारे साथ में क्यों अच्छा रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं? वो तो सोचो, चाइना ने हमारा 40,000 किलोमीटर का लैंड एक्वायर किया, उसके बारे में आप कुछ बोलते नहीं है। उसके बारे में बोलो, देखो क्या हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं और ये लोग इंडिया के अगेंस्ट में बात करते हैं, हमारे देश के अगेंस्ट में बात करते हैं। वो क्यों करते हैं? पहले क्यों नहीं करते थे, अभी क्यों करते थे? अगर कांग्रेस को, आपको कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाने का है तो 640 स्टेट्स को एनेक्स किया, वो किसके लिए किया? वहां पे मुस्लिम स्टेट नहीं थे क्या? हैदराबाद नहीं था, हैदराबाद स्टेट को भी एनेक्स कर दिया ना। तो ये सब जो है ना, ये खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग है जी। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, बस सत्ता चाहिए। और उनको गुमराह करके उनको ऐसा दिखाने का कि हिंदू बहुसंख्या है यहाँ पे,
हम हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं, हम हिंदू लोगों के लिए कर रहे हैं। I have to go to Asif Faruqi साहब, just give me a minute. सर मैं जस्ट एक कमेंट करना चाहूंगा, मुझे जी, बोलिए, बोलिए, please. 7:55 को जाना पड़ेगा। Okay, बोलिए सर, Debate please, on please. another channel Please go ahead. at 8 o'clock। बोलिए 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 भागरे साहब, बोलिए। नहीं सर, मैं 7:55 आई विल हैव टू लीव। Okay, fine. So let me go across to Asif Faruqi साहब। फारूकी साहब, क्या वास्तविकता है ये, आपको कोई खबर ऐसी है कि ये जो बिल लाया जा रहा है, जैसे खारकने साहब ने अभी एक आरोप लगाया कि कुछ उद्योगपतियों की नजर है शायद ये वक्फ की जमीन के ऊपर, शायद इसलिए लाया जा रहा है? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग सर? ये बहुत छोटी बात है। जी, तो है मतलब अगर एक वर्ड में पूछना चाहते हैं तो वह है जी। और हिंदुस्तान के जो बड़े उद्योगपति हैं उनका घर ही में है। और मैं आपको वक्फ के बारे में थोड़ा सा बता दूं, कोई भी इंसान हो उसको डरना चाहिए उसका मिसयूज करने से, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है, हर प्रॉपर्टीज का कोई ना कोई मालिक होता है। आप अपने घर में हैं तो आप मालिक हैं, और खुदा ना खास्ता आप वो मर गए तो आपके बाद आपकी आने वाली नस्लें उसकी मिल्कियत हो जाती हैं, उसकी रखवाली करती हैं और वो उसके देख रेख करती हैं, उसका जो भी अच्छा बुरा करती है। लेकिन ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है सर, आप जान लीजिए व्हाट इज वक्फ। वक्फ हमारे बुजुर्गों ने जो अपनी कमाई हुई जगह, जमीन, प्रॉपर्टीज जो कुछ भी था वो खुदा की, अल्लाह की, भगवान की राह में अपने दान पुण्य करके उसको गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, जरूरतमंदों के लिए वो अल्लाह के हवाले कर दिया और उसमें हम सबको उसका जिम्मेदार बना दिया। उसमें आप भी अगर पावरफुल हैं आप भी उसके जिम्मेदार हैं, गवर्नमेंट भी है, अगर उन्होंने लिख के दिया है, ट्रस्ट बना के दिया है, वो भी है। लेकिन ये कई जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती गई और ये ओनरशिप किसकी रही? हम जब बचपन में थे तो इसको बोलते थे बारी ताला, यानी अल्लाह इसका हाकिम है, इसका जो ओनर है वो अल्लाह है और जमीन के ऊपर हम देख रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। तो मुझको लगता है कि जिस आदमी ने ओरिजिनल इसको दान पुण्य किया था, उसके बाद आपने किसी भी तरीके से एक्ट के जरिए, हड़प करने के जरिए, माफिया के जरिए अगर आपने उस जगह को कर ली तो मुझको लगता है पर्सनल लेवल पे हिंदुस्तान में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैंने देखा है हिंदू भी एक बहुत अच्छा हिंदू है, मुसलमान भी वो अच्छा है, वो भगवान में बिलीव करता है, तो वो हर हड़प की हुई चीजों से डरता है। बट फारूकी साहब, कांग्रेस कहीं ना कहीं उसके ऊपर आफत आ सकती है, मुसीबत आ सकती है। कांग्रेस को लगता है उसका यूज करने वाले को उससे डरना चाहिए, चाहे वो एक्ट के जरिए ही वो अपने नाम के करा लेगा। लेकिन मुझको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है, वंस अ वक्फ ऑलवेज वक्फ। बट फारूकी साहब, मतलब कांग्रेस डजंट बिलीव इट। कांग्रेस, बीजेपी का कहना है, एक्यूजेशन है, कांग्रेस दिलो दिल जानता है कि अमेंडमेंट जरूरी है, ये अमेंडमेंट जरूरी है भू माफियाओं को बाहर रखने के लिए, लैंड ग्रैबर्स को बाहर रखने के लिए, जो वक्फ के गलत फायदे उठा रहे हैं उनको बाहर रखने के लिए। आप दिलो दिल जानते हैं कि सही है, बट अपीसमेंट के लिए आप इसका विरोध करें। जैसे ट्रिपल तलाक का आपने विरोध किया, दिलो दिल में आपको मालूम था कि ट्रिपल तलाक गलत है, जो वर्बल ट्रिपल तलाक गलत है, मगर आपने फिर भी सपोर्ट जिस प्रकार से इसको रोकने का कोशिश किया, वही सीए, मुसलमान को कुछ तकलीफ नहीं था सीए को लेकर, मगर आप भ्रम फैलाए, आंदोलन करवाए पूरे देश में। सही जानते हो कि मुस्लिम समाज को कोई खतरा नहीं है इसे, वैसे ही कहता कि इसी में भी आप अंदर ही अंदर जानते हो कि सही है, पर सिर्फ अपीसमेंट के लिए आप विरोध कर रहे हो। फारूकी साहब, देखिए सर, आप ये समझ लीजिए कि इससे पहले जितने भी अमेंडमेंट्स हुए वक्फ के अंदर बहुत से गड़बड़ है, मैं लिख के देने तैयार हूं, अगर हर दल दलता है तो बारह मुझको मालूम है। उन सब गड़बड़ी को दूर करना गवर्नमेंट का काम था, न कि अमेंडमेंट जो इससे पहले हुए हैं वो वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए हुए। यानी जो वक्फ की प्रॉपर्टीज देख रेख करता था उसको मजबूती दी जाती थी, ताकि जो अल्लाह की जमीन है उसको कोई हड़प न कर पाए। लेकिन इस वक्त जो अमेंडमेंट हुआ है वो बोर्ड को वीक करने के लिए हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस अमेंडमेंट एंड टुडेज अमेंडमेंट इज दिस सर,
कि So that आने में that's the वहाँ difference, को right? यानी We have to go to Mr. जमीनों Bakre की या because Mr. Bakre has to properties leave. को जो रखवाली करते थे उसको आपने वीक करने की कोशिश मुतावली की है, को आपने इसके वीक करने लिए की डर कोशिश लगता की है, है। राइट? बोलिए। ओके, बाकरे साहब, आपके मुताबिक वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की स्पेशली स्थिति जो है वो ज्यादा ताकतवर होगी, ज्यादा अच्छी होगी या खराब होगी? और ये इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर के जो बात हो रही है कि इनकी नजर है उधर, चलिए फारूकी साहब ने कहा बड़ी छोटी बात है, बट ऑल द सेम इट हैज टू बी एड्रेस्ड. व्हाट डू यू थिंक बाकरे साहब? सर देर आर 3 एस्पेक्ट्स टू आफ्टर द पासिंग ऑफ दिस बिल. एक तो होगा कि जो गरीब मुसलमान है उसके जो हक की वक़्फ़ की लैंड है वो उसका जो इनकम आएगा वो उसके बेनिफिट के लिए खर्चा होगा, क्योंकि ऑडिट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, वो वेबसाइट पे डाला जाएगा, एनीवन कैन सी दैट. तो अब मुझे बताइए, एक एग्जांपल था कि जिसको 5 स्टार होटल को 500 एकड़ की जमीन 12,000 रुपये महीना पे किराए में दी हुई. अब वो जमीन ही 15,000 10,000 करोड़ की होगी सर, या 2,000 करोड़ की होगी. तो ऐसा है कि पहले तो गरीब मुसलमान का डेफिनेटली भला होगा. सेकंड थिंग ऐसा है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट की आप बात कर रहे हैं, मैं तो उसके पहले ये बोलूंगा कि गवर्नमेंट की जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज थी जो वक्फ एक्ट के अंदर चली गई है, तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज वापस आ जाएगी, विच कैन बी यूटिलाइज फॉर द लार्जर सोसाइटी बेनिफिट. थर्ड थिंग ऐसा है, जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन है जैसे ASI के अंडर आते हैं तो वो ये वक्फ एक्ट के थ्रू फ्री हो जाएंगे. अब चौथी बात ऐसा है कि आज मुझे बताइए कि कांग्रेस के जो मेरे मित्र बोल रहे हैं कि आज ये अमेंडमेंट कोई गलत तरीके से लाया. आप मुझे एक अमेंडमेंट बताइए सर कि इसमें जो गलत तरीका है. एक ही बात है कि इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी और जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज जो मुतावलीज है वो उनके उसमें तो नॉन मुस्लिम नहीं रहेगा. ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट. तो जो आज 100 साल के लिए सर इन्होंने लीज पे कुछ प्रॉपर्टीज दे दी है एट अ वेरी वेरी मीगर रेंट, सो एवरीथिंग विल गेट एक्सपोज. और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो 3-4 साल में इनका क्लीन अप होगा, उसके बाद जो गरीब मुसलमान है, गरीब महिला मुसलमान है, गरीब बच्चे हैं और स्किलिंग जो रिक्वायर्ड है, ये सबके लिए एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाएगा सर. आप देखिए हॉस्पिटल बनेंगे, यतीम खाने बनेंगे, हर चीज बनेगी जो मुसलमान समाज के काम में आएगा. और एक ही छोटा सा पॉइंट सर, इवन फॉर एवरी अमेंडमेंट रिलेटेड टू मुस्लिम्स, ये हर बार डराते हैं. जैसा CAA के बारे में डराया, 370 के बारे में डराया, ट्रिपल तलाक के बारे में डराया. और वक्फ कानून को ट्रांसपेरेंट करना, वक्फ बोर्ड को ट्रांसपेरेंट करना, ये अगर गलती है तो ये गलती हम कर रहे हैं भैया. लोग आप हिंदुत्व को इंपोज करना चाहते हो, आप हिंदुत्व की बात ही कहां हो रही है सर? I'll tell you why. CA आप कह रहे हैं कि CA nothing for the Muslims, but you got NRC attached to it. NRC साथ में जुड़ा हुआ है. That is a threat. And then you talk about Places of Worship Act. बार-बार आप सुप्रीम कोर्ट में आपके एजेंसीज के एजेंट्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप रद्द करो. दिस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अलग अलग पढ़ी तो एक एक चीज तो दिख रहा है. एजुकेशन पॉलिसी, सोनिया गांधी जी ने अभी जो 3 दिन पहले आवाज उठाया, यू आर सैफ्रनाइजिंग द एजुकेशन पॉलिसी. तो 3 C's that she talked about. So how are you going to defend it? It's very clear. Your agenda is Hindutva, your agenda is saffronization, और ये सब गरीब, यतीम, विधवा, ये जो इनको बचाने के लिए आप कर रहे हो, ये just camouflaging the entire thing. But आपका असली मकसद है हिंदुत्व एस्टैब्लिश करना. सर असली मकसद हिंदुत्व की बात ही नहीं है. हिंदुत्व नहीं है, जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स है, जो हिस्ट्री में भी लेफ्ट इकोसिस्टम ने जो हिस्ट्री लिखी है सर, इन्होंने बताया हुआ कि एक ही परिवार की वजह से आज़ादी मिली. कभी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह को उनका सम्मान नहीं मिला, कभी वीर सावरकर को नहीं मिला, कभी लोकमान्य तिलक को नहीं मिला. तो हिस्ट्री में तो सबको ये पढ़ना चाहिए ना. दूसरी बात ऐसा है कि आज वक्फ के थ्रू जो हो रहा है, अब अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो सुप्रीम कोर्ट, लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड. इवन श्री राम जन्मभूमि का जो भगवान श्री राम का मंदिर बना, इट इज अंडर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो वी आर सेइंग कि अगर वक्फ एक्ट में कोई गलत है तो इट इज ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटिनी. वी आर नॉट सेइंग दैट कोई आप कोर्ट में नहीं जा सकते. तो कोर्ट के रास्ते खोल रहे हैं. और आपको बता दो कि 40,000 केसेस वक्फ बोर्ड में चल रहे हैं ट्राइब्यूनल में. 10,000 केसेस तो मुसलमान लोगों ने फाइल किए सर. तो मुसलमान लोगों के साथ भी ये कोई फेयर नहीं है. ये चंद कुछ मुट्ठी भर कैपिटलिस्ट मुसलमान है जिन्होंने पूरे लैंड पे कब्जा किया और मीगर रेंट पे कमर्शियल उसका बेनिफिट ले रहे हैं. दीज आर ऑल प्राइम प्रॉपर्टीज. लालू प्रसाद यादव ने 2013 में कहा था सर कि इन्होंने पूरे पटना की प्रॉपर्टीज हथिया ली है. सो दिस इज वेरी हार्ड फैक्ट. टेकिंग पार्टी स्टैंड जो इंडिफेंसिबल है, स्टिल यूपीटी एंड कांग्रेस इज डिफेंसिंग.
लेकिन साहब, one last question to you. दिस इज द नीड ऑफ द आवर, ट्रांसपेरेंसी इज द नीड ऑफ द आवर, और वक्फ कानून में ट्रांसपेरेंसी और जस्टिस लेके आए। सर, one last word from you before we let you go. वक्फ का मतलब होता है कि आपने कोई जमीन वक्फ कर दी या आपने कोई अपना एसेट वक्फ कर दिया कम्युनिटी के लिए, यानी जैसा अभी आसिफ फारूकी साहब ने कहा वो अल्लाह को अब वो आपने दान कर दी कि वो उनकी देख रेख में रहेगी वगैरह वगैरह। ये वक्फ बोर्ड को क्लेम करने की राइट किसने दे दी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हाउ कैन दे क्लेम एनीथिंग? वक्फ डज नॉट हैव द राइट टू से दैट द लैंड ऑन विच पार्लियामेंट हाउस इज कंस्ट्रक्टेड इज आवर्स। They cannot say कि राष्ट्रपति भवन हमारा है, लाल किला हमारा है। How can they do that? I will tell you. जी. There are two things which was taking, they were taking advantage. One was Section 40 2013 में जो लाया गया कि वक्फ बोर्ड can decide which land is वक्फ land or That's not. right. And वक्फ by user भाई मैं इनके Even if it is a rented place. सर अगर मेरे को कुछ दान करना है तो मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, मैं आपकी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ वो दान नहीं कर सकता। करेक्ट। सो वक्फ बाय यूजर हैज टू गो सर, और मतलब आई एम क्लैरिफाइंग दैट इट इज बीइंग डन प्रोस्पेक्टिवली, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं हो रहा है, नहीं तो बहुत प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन आ गई रहती। तो वक्फ बाय यूजर पर इसका बेनिफिट लेके लोग कर रहे थे। And I thank you for having me in this debate, sir. Thank you very much, sir. Mr. Bakre, always a pleasure having you on. You are one of the best speakers and one of the best CAs we know. Thank you very much, sir. Namaskar. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Namaskar. तो सर ये बताएं खरगने साहब, वक्फ बाय यूजर यानी अगर आप कोई प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, आप किराएदार हैं और आपने तय कर लिया साहब मैं इसकी वक्फ कर रहा हूं, आप ओनर भी नहीं है, मतलब ये क्या है? दिस हैज टू गो ना सर, इसका तो अमेंडमेंट लाना ही पड़ेगा ना। आप ये तो है ना, फ्रॉड एंड डिसीज के लिए हमारे पास कानून है जी, अलग से कानून है। अगर कोई फ्रॉड करता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन गलत बनाता है, फ्रॉड करके बनाता है, हम कोर्ट में जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रॉपर्टी होने दो, वो कानून है। वक्त बोलेगा तो जो प्रॉपर्टी मैंने अल्लाह को दान किया है, वो प्रॉपर्टी के ऊपर उनके जो ट्रस्टी है, जिनके हाथ में वो प्रॉपर्टी है, वो उनका इंटीग्रिटी वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर उनके पास अल्लाह के प्रति इंटीग्रिटी है तो कोई गलत काम नहीं कर सकते। अगर इंटीग्रिटी नहीं है, जो हिंदू में भी है और मुस्लिम में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आदमी होता है, धर्म तो बाद में उनको चिपक जाता है, पहले तो आदमी करके पैदा होते हैं ना ये, तो उसके बाद में अगर इंटीग्रिटी नहीं है उनके पास, ऑनेस्टी नहीं है, तो हमारे पास कानून है ना। कोई भी फ्रॉड करता है, कोई दूसरे को फंसाता है, मिसयूज करता है, तो फ्रॉड के लिए तो कहने का मतलब उसकी अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं थी। कहने का मतलब आपका ये हुआ कि ये अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता नहीं थी। आज ये जो कानून है वो सक्षम था। देखो हर कानून में अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का लॉ है, एक्ट है जी, उसमें हर साल में तो चेंजेस होते हैं। उसके लिए कोई जय श्री राम का नारा, अल्लाह अकबर का नारा लगा के चेंजेस नहीं करते हैं। अमेंडमेंट लाने के पीछे आपका हेतु क्या है, आपका मकसद क्या है, आप किसके लिए अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, वो क्लियर होना चाहिए। बट चिंता कारखाने साहब, आपके बदलते विचार, इस पर सब लोग प्रश्न उठा रहे हैं। क्या अभी शाह बानो केस में आपके विचार बदल गए? क्या ट्रिपल तलाक में आपका केस बदल गए, विचार बदल गए? आर्टिकल 370 में विचार बदल गए? राम मंदिर में विचार बदल गए? महाकुंभ में विचार बदल गए थे क्या? अब वक्फ रिफॉर्म्स में आप उस तरफ खड़े हो, तो ये कैसे चेंजिंग स्टांस किस प्रकार से लोगों को कन्विंस कर पाएंगे आप कारखाने साहब? देखो प्रबोधन ठाकरे जी का जो विचार है, वो विचार हमने एनालिसिस करके अपनाया है। उन्होंने एक किताब लिखा है, देवळाचा धर्म आणि धर्माची देवळ। उन्होंने दूसरे धर्म के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया, हमारे हिंदू धर्म के ऊपर क्रिटिसाइज किया। और उन्होंने ये बताया कि जो मंदिर बनाए जाते हैं
वो कई लोगों का स्वार्थ के लिए ये मंदिर बनाए जाते हैं। वो किताब पढ़ो, वो पढ़ने जैसा है। ये जो मंदिर का जो कंसेप्ट है वो किसके लिए? भगवान तो सबके लिए है ना। भगवान सिर्फ मंदिर में है तो करोना में ये भगवान सो गया था क्या? कोई भी हो, अल्लाह हो, भगवान हो, ये कोरोना में सब किधर थे? जब भी हजारों लोग मर रहे थे। ये हमारा कंसेप्ट है। अगर अच्छा करो और उसका फल भी अच्छा मिलेगा। किसी को फसाओ मत, किसी को चीटिंग मत करो किसी के साथ में, और तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। तो वासे फारूकी साहब कहने का मतलब यह हुआ कि संशोधन की जरूरत थी, अमेंडमेंट्स की जरूरत थी, लेकिन जो इरादा दिखाया गया, लेट मी गो टू फारूकी साहब सर, खारकली साहब, जो इरादा दिखाया गया, फॉर इंस्टेंस जैसा आपने बोला कि लोकसभा में पास होने के बाद यार जय श्री राम बोलने की क्या जरूरत है? मुझे तो समझ में नहीं आया, मतलब फॉर व्हाट, क्या दिखाना चाह रहे हैं फारूकी साहब? उनको दिखाने गए हमारा हिंदू धर्म की जीत हो गई। सर कैन आई आस्क फारूकी साहब जो सवाल किया था जी आसिफ फारूकी साहब, उद्धव ठाकरे जी के बारे में कि भाई उनका क्या चेंज हो गया। जी मैं भी बचपन से बाला साहब को फॉलो करता रहा, देखता रहा, और एंटी मुसलमान और इस टाइप की बातें देखता रहा। लेकिन एक चीज जो लोग भूल जाते हैं, बार बार बीजेपी से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बाला साहब हिंदुत्व के मजबूत लीडर थे और वो हिंदुत्व को बदनाम नहीं होने देना चाहते थे, उसको सामने रख के चोरी चकारी नहीं करना चाहते थे। ये जो नए लीडर आके हिंदुत्व के नाम पे ये गुंडागर्दी, बदमाशी, चोरी चकारी और सामने आके, इसलिए ये शिवसेना के जो उद्धव साहब हैं वो एंटी जो इनके हुए हैं वो चोर चकारों से हुए हैं। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर लिया। खुदा ना खास्ता कि आप उनसे ये सवाल करते बैठे कि 370 पे आपका मुद्दा क्या है और आप शाहबानों के क्या हो गए और राम मंदिर के बारे में आपका ख्याल है। ये बहुत गलत प्रोपेगेंडा है। बाला साहब बहुत बड़े क्लास के हिंदुत्व के लीडर थे और वो हिंदुत्व के सही चीजों को सामने रख के उसको लोगों के बीच में सही करवाना चाहते थे। ये जो पार्टी आई है वो हिंदुत्व को सामने रख के पीछे अपना चोरी चकारी कर रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ मुसलमान दूसरे कौम को परेशान है बल्कि खुद हिंदुत्व के सही लोग परेशान है, जिसमें ये शिवसेना बाला साहब की पार्टी है। इसलिए ये लोग उससे अलग हुए। ना दूसरा सवाल मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या हिंदू ही मुसलमान का फायदा कर सकेगा अमेंडमेंट करके? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि देयर आर लॉज इन यूपी, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड अदर स्टेट्स जहां पे हिंदू प्रॉपर्टीज को वो सही रखने के लिए कानून बने हुए हैं कि, और वो कानून ये है कि वो जो उसकी रखवाली करे वो हिंदू धर्म का ही होना चाहिए। तो कानून हिंदू धर्म की प्रॉपर्टी बचाने के लिए हिंदू धर्म का होना चाहिए इन स्टेट्स के अंदर है। तो मैं बोलता हूँ कि मुसलमान की प्रॉपर्टी अगर वक्फ की हुई है और उसको बचाने वाला मुसलमान हो तो क्यों हिंदू आना चाहिए? ये बताइए आप हमको। ये इंटेंशन जो है बीजेपी का, और आधे उन्होंने तो कहा कि हिंदू नॉन लग रहा है। इन्होंने जो अमेंडमेंट किया है, जो वक्फ बोर्ड थी, सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो या स्टेट वक्फ बोर्ड है, उसको वीक करने का काम किया है। और जैसा कि आपने पहले कहा कि चंद जो है बिजनेस के टाइकून जो है उनको अपनी प्रॉपर्टीज बचानी है, उनको देख लीजिएगा चंद महीनों के अंदर वो प्रॉपर्टी उनकी अपनी ओनरशिप की हो जाएगी। लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगा कि भूकाल आएगा, बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे, तूफान आएंगे सर। और मैं तो मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं हूँ, मैं बिलीव करता हूँ अगर आपने अल्लाह की प्रॉपर्टी पे नुकसान का, पर इट्स अ टेम्पटेशन फारूकी साहब। अरे फारूकी साहब, जैसे पहले खानकर साहब ने कहा, सॉरी चिंतामणि साहब ने जैसे पहले कहा, खारकनी साहब ने, कि इंसान होता है ना, टेम्पटेशन तो होती है। अब आप खुद देखिए, इतने लाख एकड़ जमीन, अरे सर कोई पावर में होगा, किसकी लार नहीं टपकेगी?
नहीं टपकेगी क्या? आप बताओ मुझे, क्या बोल रहे हो सर आप? आपको लगता है कि आज के हिंदुस्तान में इस जमीन को जिनके पास है उनके पास सुरक्षित रहने दिया जाएगा? क्विक कमेंट फ्रॉम यू, आफ्टर प्रदीप जी वांट्स टू आस्क यू अ क्वेश्चन। अब आप बताएं फारूकी साहब, आपसे नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये एक चंद दो चार जो लोग हैं उनको दे के ये लोग अपनी झोली भरे रहेंगे और हिंदुत्व का नाम लेंगे और आज की तारीख में, और फिर भी लोग उनको वोट देंगे, और फिर भी लोग उन्हीं को वोट देंगे। इससे पहले बट फारूकी साहब, एक प्रश्न है कि अगर पशबंदा मुसलमान का फायदा हो रहा है, अगर शिया का फायदा हो रहा है, अहमदिया का फायदा हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? मींस ये पाकिस्तान में होता था कि अहमदिया को मुसलमान नहीं मानते वगैरह वगैरह, मगर यहां पर एक देश में जब सबको समानता है, एक न्याय है, एक हक है, तो पशबंदा का न्याय, बीजेपी का कहना है पशबंदा का फायदा हो रहा है, शिया का, मुसलमान का फायदा, अहमदिया का फायदा हो रहा है। और जो वक्फ बा यूजर, जो आप बोल रहे कि वक्फ बा यूजर जो एक अलग तरीके से वक्फ अपने कब्जे में ले रहे हैं, जैसे उदाहरण आज राज्यसभा में जो बीजेपी के मेंबर बोल रहे थे कि एक जगह आप रेंट कर लो जगह, बड़ा जगह, उसमें 5, 6, 10, 15 लोगों को नमाज कराओ और नमाज का रिकॉर्ड बना दो कि इसमें नमाज हो रहा है इस लैंड में, तो रेंटल लैंड नमाज करके वक्फ बा यूजर करके आप क्लेम करो। तो क्या ये अगर ऐसे हो रहा है तो क्या एक रिफॉर्म जरूरी नहीं है? और अगर अहमदिया को राइट मिल रहा है, शिया को राइट मिल रहा है, अहमदिया, बोलिए। आप जो है कोई भी ऐसी चीज वक्फ कर ही नहीं सकते। आप मेरे बोलने से वक्फ नहीं हो जाएगा, मैं आपकी जमीन कब्जा कर लूं जाके और 10-20 लोगों के साथ में नमाज पढ़ लूं और वक्फ कर दूं, वो हो ही नहीं सकती। मतलब वक्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझको कब्जा करना है। अगर वो कर रहा है तो उसके कानून है, जैसे चिंतामणि साहब ने कहा, उसको दुनिया में कानून है, हिंदुस्तान में भी कानून है, उसको आप वो डील कीजिए। वक्फ तो वो प्रॉपर्टी या वो चीज की जाती है जो उसकी मिल्कियत हो। जब मेरी मिल्कियत नहीं तो मैं वक्फ बोल के और दुनिया भर का पेपर दे के भी तो वक्फ नहीं हुई, वो अल्लाह को दे नहीं सकता। नंबर 1। नंबर 2, आपको एक बात और बता दूं सर कि मैंने बचपन में एक चीज सुनी थी, एक सुल्ताना डाकू हुआ करता था जी, वो रात को चोरी करता था और दिन में गरीबों को काट देता था। तो क्या आपका मतलब ये हो गया कि वो चोर नहीं है? रात में बोले, मैं बचपन में कहानी सुनता था सर कि एक सुल्ताना डाकू था, वो रात में लोगों के घरों में जाता था, डाके डालता था, चोरी करता था, प्रॉपर्टी लाता था, लेकिन दिन में वो बड़ा दान पुण्य वाला आदमी था और गरीबों में उसको बांट देता था। तो क्या मतलब वो बहुत अच्छा आदमी हो गया? भाई तुमने चोरी की, वो चोर है। आप अगर इस चोरी करके प्रॉपर्टीज को पसमानदा को, गरीबों को, सुन्नी को, शिया को इसका फायदा करते हैं, तो मुझको लगता है कि ये गलत चीज है और ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मैं आपका बीजेपी का कहना यही, सुल्ताना डाकू को हम रोकना चाहते हैं। ये जो सुल्ताना डाकू है जो प्रॉपर्टीज बढ़ा रहे हैं वक्फ के माध्यम से, वक्फ बा यूजर के माध्यम से, जो स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं कि 2004 में आपके पास 4.9 लाख प्रॉपर्टीज थे, आज के तारीख में 8.7 लाख प्रॉपर्टीज हो गए। तो यह एक विषय होगा कि इतने कम समय में इतने डबल प्रॉपर्टीज होता है वक्फ के अंदर, तो ये थोड़ा संशोधन की जरूरत है। और फिर एक लिस्ट पढ़े थे कर्नाटका मिनिस्टर्स जो थे, which included Ibrahim, CM इब्राहिम जो अर्लियर सिविल एविएशन मिनिस्टर था देश के। तो ऐसे लोग बहुत नाम पढ़ के ऑन रिकॉर्ड सर्टिफाइड कॉपीज पेश कर दिया कि इन्होंने हड़प लिया है वक्फ के जमीन। तो क्या ये मिसयूज नहीं कम होना चाहिए ऐसे फारूकी साहब? सर ये चोर लोग हैं, अगर आप चोरी किए तो उनको बंद कीजिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम तो खुद, और आपको ये भी बता दूं सर कि वक्फ को हड़प करने वाले आप उसको मेरे ख्याल से मेरे पीछे वो तायद भी करेंगे कि वक्फ को ज्यादातर नुकसान करने वाले खुद मुसलमान भाई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम उसका साथ देंगे? जो चोर है वो चोर है सर, उसका कानून है, हिंदू होते हैं बहुत सारे। जी दुरुस्त बात, absolutely true. So in effect, but now that the thing has become a law, what do you expect will happen? Kharkane साहब, first you, after that I'll go to Farooqi साहब for a summing up. खरगने साहब, अब तो एक्ट बन गया है, मतलब अभी राज्यसभा इसको पास कर देगी, राष्ट्रपति जी इसको इस पे साइन कर देंगे, तो अब आपको क्या लगता है क्या होने वाला है इसके बाद? अब इसके बाद आगे क्या होगा, क्या दिखता है आपको चिंतामणि खरगने साहब? देखो उसका जो इफेक्ट है वो एक्ट बनने के बाद में कितने लिटिगेशन सामने आते हैं जी,
ये एक्ट की वजह से किसको किसको क्या फायदा होता है इससे मालूम पड़ेगा। जी एक्ट बदली किया और उसका इफेक्ट दिखने का चालू हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास मोटर व्हीकल एक्ट में ही हेलमेट पहन के चलो करके हमारे पास कानून है, लेकिन लोग नहीं पहनते हैं ना। चोर चोर होते हैं, डाकू डाकू होते हैं, वो नहीं करते हैं। हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक सिंसियरिटी होनी चाहिए। सिंसियरिटी नहीं रहेगी, हम धार्मिक उन्माद के साथ में ये कोई चीज के ऊपर विचार करेंगे और वही हिसाब से वही रास्ते से चलेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। कारखाने साहब, मगर बीजेपी ने स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से इस चीज को पेश कर दिया कि आपके पास 8.7 लाख प्रॉपर्टीज है जिसका एस्टिमेटेड वैल्यू है 1.2 लाख करोड़। तो आपका आमदनी उसमें से 12,000 करोड़ होना चाहिए, 12,000 करोड़, जो एक गरीब, यतीम, विधवा, तलाक से जुदा हुआ महिलाओं को, जो गरीब पशमानदा, इनको बेनिफिट अगर मिलना चाहिए तो 12,000 करोड़ आपको जनरेट करना चाहिए, तो नहीं जनरेट हो रहा है। ओनली 166 करोड़ इज बीइंग जनरेटेड। सर, तो बीजेपी आर्गुमेंट इज वक्फ इज नॉट बीइंग रन प्रॉपर्ली, इट इज बीइंग स्विंडल्ड। एंड जहां 163 करोड़ कहां पर है और 12,000 करोड़ कहां पर है एस्टिमेटेड इनकम, बहुत फर्क है सर। They want to do good things for the society. That's what they claim. बिल्कुल सही है सर। आप ये पूछना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि 12,000 करोड़ छोड़िए, 6,000 करोड़ छोड़िए, 3,000 करोड़ आप मुसलमानों का फायदा कीजिए और आप नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद वो होगा जो म्यांमार में हुआ है सर। आप हम जिंदा रहेंगे, आप देखेंगे साल 2 साल के अंदर अगर ये ऑनेस्ट नहीं है तो ये हिंदुस्तान में म्यांमार होगा। मैं आपको लिख के देता हूँ। I hope that does not happen, sir. One can only hope and pray that that does not happen. I am sure. कुरान के अंदर बहुत क्लियर है। अरे फारूकी साहब, कारखाने साहब, मैं अपने बंदों से प्यार करता हूँ, मैं उनको तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ। बंदे खुद अपनी तकलीफ जी समझ गया सर, मुब्तला हो जाते। लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूँ फारूकी साहब, बीजेपी जितना बोल रही है अगर वो करेगी तो अच्छी रहेगी, नहीं करेगी तो मेमार रहेगा। मुझको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फारूकी साहब और कारखाने साहब में हुआ है वो कर देता या उससे बचा लेता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ ऐसा होने से कि ऐसा ना हो, आप हमारे साथ इसमें जंग लड़ेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं। हम लड़ रहे हैं सर। जी, हम तो बोल रहे हैं बीजेपी वालों को समझाइए कि ठीक है आपने अमेंडमेंट किया, आपकी ताकत थी, उसको आगे भी कर लेंगे, लेकिन आप जिस चीज के लिए कर रहे हैं अगर ऑनेस्ट है, जो पब्लिक को बता रहे हैं तो रहिए, वरना उसका हिसाब अल्लाह लेगा। I hope they remain honest and I hope all the benefits promised really reach the poor Muslims. कि गरीब मुसलमानों को वो सारे बेनिफिट आए। आपने पिछले 10 साल में देखा उसका आज नतीजा वो भुगत रहे हैं। सर म्यांमार की एग्जांपल अगर ना ही दें तो अच्छा है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है सर, वहां पर म्यांमार नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के अंदर 20 म्यांमार समा जाएंगे। हमने अंग्रेजों को मिलके भगाया है सर। जी बिल्कुल, मुसलमान ने नहीं भगाया सर, I agree with you. हिंदू ने नहीं भगाया I agree with you. मिलके सर उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं सर, उसमें डाउट क्या है? हिंदू मुसलमान इस तरीके का क्या है ये राजनीति सर? Right, gentlemen, thank you very much for joining us. Great pleasure talking to you as always. फारूकी साहब नमस्कार। बताना था उनको। जी बोलिए सर, आप कुछ बोलने वाले थे, बोलिए। एक पॉइंट मेरा ऐसा है कि ये जो वक्फ बोर्ड का जो कानून लाया है उससे भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज हमारे देश के लिए है, और उसमें देश में खाली मुस्लिम या हिंदू हर एक देश का आदमी खतरे में जाने वाला है, और वो है स्टारलिंक। जी हमारे हाथ का हमारा पूरा डाटा ये दूसरे कंट्री के हाथ में जो जाने वाला है उसमें देश के इंटीग्रिटी को बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। और वो धोखा जो है ना, वो धोखा उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? उसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट जिम्मेदार रहेगा। हमारे देश में इलन मस्क को, अमेरिका को हम लोग ये डाटा दे रहे हैं स्टारलिंक के साथ में, स्टारलिंक और अंबानी इनके हाथ में ये पूरा डाटा जा रहा है। ये डाटा जाने के बाद हमारी प्राइवेसी चली जाएगी।
और दूसरे देश के हाथ में जाएगी, और उसके वजह से ये तो कई we promise to have another show on this. लोग Kharkani साहब, we'll have another show on this. एक श्लोक से आप खत्म करना चाहते हो, बिकॉज फारूकी साहब श्लोक बहुत जब बढ़िया बोलते हैं और करंट सिचुएशन में बहुत बढ़िया श्लोक बोलते हैं चिंतामणि खारकानी साहब। ये देखो, आप एक शायरी भी तैयार रखिए फारूकी साहब। श्लोक इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हाँ, ये जो वैदिक लोग है ना, उनका वर्चस्ववाद जो है, वो वर्चस्ववाद के वजह से ये सब लड़ाई चल रही है। मैं बड़ा, मेरे से कोई बड़ा नहीं है, मैं ब्राह्मण बोलेगा तो बाकी सब लोग मेरे अंडर, मैं मौला हूँ तो मैं सबके ऊपर, मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं सबके ऊपर। ये जो वर्चस्ववाद है ना, ये वर्चस्ववाद की वजह से हमारा समाज का सत्यानाश हो रहा है। और उसके लिए हमारी जो पुराण पोथियां, हमारे जितना भी लिटरेचर है, उसमें ऐसे श्लोक ढाले जा रहे हैं कि वो श्लोक के वजह से समाज के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ये जो ब्राह्मण समाज अपने आप को, दूसरे नहीं, अपने आप को क्या बोलता है, जो शापानुग्रह समर्थ सामर्थ्य सालों में देती मित्ररथ, मित्ररथ बोले तो सूर्य, सन जी, के सामर्थ्य सूर्य में नहीं चलेगा, जो सामर्थ्य सालों में देती मित्ररथ किंवा साक्षात उमानाथ पुढे आणि उभा करती। उमानाथ बोलेगा तो स्वयं शंकर भगवान, जिसको ये लोग आपके सामने आके खड़ा करेंगे। जो शापानुग्रह समर्थ सामर्थ्य सालों में देती मित्ररथ किंवा साक्षात उमानाथ पुढे आणि उभा करती। आगे लिखते हैं परदारा और परधन, परदारा बोले तो दूसरी की औरत, और परधन ज्यास वमनाहुन नीच पूर्ण विरक्त सुशील गेलिया प्राण दृष्टा प्रतिगमन घेती ऐसा लक्षण युक्त ब्राह्मण। मतलब ब्राह्मण की डेफिनेशन ऐसा करते हैं कि वो सूर्य भगवान से भी बड़ा है, मतलब सूर्य भगवान को भी रोकने की ताकत उनके पास है। उसको क्या बोलते हैं मालूम है? अपने आप को बहुत बड़ा समझ ले, बड़ा, जैसा हमारा प्राइम मिनिस्टर अपने आप को बड़ा समझता है ना, आई एम नॉन बायोलॉजिकल करके मैं माँ के गोद से पैदा नहीं हुआ, भगवान ने मुझे यहाँ पे भेजा है, जैसा कि वो प्रेषित है, जैसा वो जीसस क्राइस्ट है, जैसा वो अल्लाह है, ऐसा उनका जो कहने का जो तरीका है ना, वो तरीका उनको खड्डे में डालेगा। ले लेता हूँ फारूक साहब, शायरी, कोई शायरी एक दो पंक्तियां जो करंट सिचुएशन को डिपिक्ट करता हो। आप बीच बीच में शायरी अगर दिल करे तो नहीं तो पास ऑन कर लेते हैं। मुझसे शायरी पूछ रहे हैं? हाँ, अगर आपका दिल करे। नहीं, मैं तो सर इस माहौल में क्या ये दर्द भरी शायरी, कल रिजू जी की आपने शायरी सुनी होगी, जमीन का दर्द कभी आसमान नहीं समझेगा। जिसका जहन ऐसा हो, मैं तो हमेशा आसमान को बड़ा समझता हूँ सर, और मुझको लगता है कि हर दर्द जो है जमीन का आसमान वाला समझता है, और आज का ये दर्द भी वो ऊपर वाला समझेगा। ये कुछ लोगों की साजिश है, कुछ दिल बहल जाए, ये कुछ देर के लिए लोग कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाली नस्लों के लिए अगर ऑनेस्ट नहीं है तो ये बहुत खराब बात होगी सर। राइट, थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। फारूकी साहब नमस्कार आपको, और खरकनी साहब ग्रेट टू हैव यू बैक। फारूकी साहब ग्रेट टू हैव यू बैक एज वेल। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार sir, thank you sir. Well, that was nice. We had a different point of view as far as the amendments are concerned, but the fact is I still can't figure out why the amendments are not necessary, because I didn't want to get into that and into a legal discussion over here that there are certain things which are not appealable. आप बोल रहे हैं कि भाई उसमें आप कानून में जाइए, ये जाइए, क्रिमिनल एक्ट करिए, और बेचारा गरीब आदमी कहाँ से क्रिमिनल एक्ट करेगा जिसकी जमीन आपने हड़प ली है? क्या करेगा वो यार? Him to go to a high court, it's like terrible. petition or go to Supreme It's not Court. done. There are certain things which are absolutely necessary. The classic case, as you always describe, the Tamil Nadu 1800-year-old temple. And the person of small background, poor man, goes to sell the land that he belongs to him for his daughter's marriage. And then they say get an NOC from here. कि वक्फ की NOC लेकर के आइए. The whole village
was shocked. हो गया था साहब, 200 साल से तो मेरे परिवार में है, ये वक्फ कहां से आ गया? These are some things that have to be changed. That has to change. If it's there in every state to state to state to state, coming up with these. और kind वो of एक problems. राज्यसभा के कांग्रेस के एमपी हैं, वो कहते हैं वो रेवेन्यू ऑफिशियल की गलती थी। No, that was an afterthought actually. That was what the government did from Karnataka. सर मैं आपको एक और छोटी सी चीज बता दूं, जिसके ऊपर निर्मला सीतारमन जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा चलो मान लिया, जबकि वी डोंट बिलीव इट कि रेवेन्यू अधिकारी की, रेवेन्यू ऑफिसर की गलती थी, तो वक्फ बोर्ड क्या कर रहा था एनओसी देते वक्त? वक्फ बोर्ड को तो ये बोलना चाहिए था, भैया ये हमारी नहीं है, हमारी कैसे हो गई, प्लीज सॉरी, वी डोंट वांट टू ग्रैब एनीबडी एल्सेस लैंड, ये बोलना चाहिए था आपको। आप तो बड़े आराम से भाई एनओसी दे रहे थे, आप तो वेट कर रहे थे, हाँ हमारी एनओसी के बगैर आप काम नहीं कर सकते। ये क्या है? दिस इज टेरिबल। ऑल आई एम सेइंग इज इफ सिंसेरिटी इज रिक्वायर्ड, एज फारूकी साहब वाज सेइंग, इट हैज टू बी ऑन ऑल साइड्स. It cannot be only on one side. That is number one. Number two, you cannot grab just about anybody's land and say it's yours. जैसे इसके ऊपर अभी तक जवाब नहीं आया सर कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पार्लियामेंट हाउस को, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक को, राष्ट्रपति भवन को ये कहा है कि ये हमारा लैंड है। यहां के वक्फ बोर्ड ने कहा है कि जो एयरपोर्ट का लैंड है वो हमारा लैंड है। As far as I know, part of the airport land used to belong to East Indians, if you remember. They gave up their land. Even here the lands are. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। मुंबई में, मुंबई में, मैं मुंबई एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। वी हैव डन अ शो ऑन दिस, आपको याद होगा। Yes, yes, yes. ईस्ट इंडियंस, आवर रोमन कैथोलिक्स, दे जस्ट गिव अवे द लैंड। क्या भाई, कोई बात नहीं, एयरपोर्ट के लिए चाहिए, लीजिए आप। पूरे हर एक की तरक्की हो रही है। अब यहां पर भी बोल रहे हैं कि वक्फ का लैंड है साहब। ये वक्फ कैसे हो गया? हमें तो समझ में नहीं आया ये कहां से, फ्रॉम वेयर? along with Catherine of Braganza, she had converted, she had become a Muslim. When Bombay came in as the Charles II's dowry. मतलब ये जरा समझ में नहीं आया सर। In any event, I am very happy that the Waqf Amendment Bill has been passed. I think the voting is about to take place. It will be passed. There will be no problem at all. आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं? आप जरूर लिखें। Please do send in your comments. We would love to hear from you. और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। That's a standard statement I make before going. सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। The fastest growing channel in the nation. That's right. And that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. नमस्कार।